हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स योर टर्न। मैं सुनिधि मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आयोजित होने वाली पेट की परीक्षा के लिए 10 अति महत्वपूर्ण अंकों की सुनिश्चितता। जी हाँ, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि आने वाली पेट की परीक्षा में आपके लिए आपके 10 अंकों को सुनिश्चित करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। आइए देखते हैं प्रथम पॉइंट जो हमसे पूछा गया है। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगी सब हमारे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के ही अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स ऐसे हैं या सभी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी जो आपकी आगामी परीक्षा है इसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखते हैं पहला पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता, या जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम देते हैं, हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे प्रथम खोजा गया स्थल था, इस वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। और सिंधु नदी के किनारे इसको खोजा गया, सिंधु नदी के आसपास कि ये सभ्यता उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम दिया जाता है। ये हमारे कहेंगे हिस्ट्री में अगर देखें, भारतीय इतिहास में प्रथम टॉपिक उसमें दिया गया है सिलेबस में, पेट के सिलेबस में। तो इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे संबंधित ये तथ्य आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें कहाँ से मिले थे। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमें मिले हैं सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम, तो सिंधुकालीन सभ्यता, जैसे मैंने बताया। हड़प्पा सभ्यता का आपसे पूछे कि सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, तो आप कहेंगे गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, हमारे गुजरात में। और राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। घोड़े की अस्थियों की अगर हम बात करें तो सुरकोटदा से मिले हैं। और हड़प्पा काल में कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है कौन सा नगर हड़प्पा काल का 3 भागों में विभाजित था, तो वह था धोलावीरा। धोलावीरा स्थल जो था हड़प्पा कालीन, यह नगर 3 भागों में विभाजित था। किस नदी के किनारे है आपसे पूछे धोलावीरा, तो यह है लूनी नदी के किनारे। गुजरात में स्थित लूनी नदी के किनारे है धोलावीरा। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है सत्यमेव जयते उपवाक्य कहाँ से लिया गया है। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य को लिया गया है। तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सर्वाधिक प्रचलित प्रश्नों में से एक है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते उपवाक्य। तो उपनिषदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जैसे उपनिषद की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो ये 108। उपनिषदों की संख्या कितनी, 108, जिसमें से प्रमाणित उपनिषद कितने हैं, मात्र 13। प्रमाणित उपनिषदों की संख्या कितनी है, मात्र 13 है, जबकि कुल मिलाकर अगर हम देखें टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। सत्यमेव जयते वाक्य हो गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वह है बृहदरायण। बृहद का मतलब ही बड़ा होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं, बृहदरायण सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण या तैतरेय ब्राह्मण का संबंध किससे है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये हैं यजुर्वेद से संबंधित। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के अगर ज्ञाता की हम बात करें तो यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, अथर्वव्यूह। यजुर्वेद के ज्ञाता को अथर्वव्यूह कहा जाता है। और यजुर्वेद का उपवेद अगर आपसे पूछा जाए तो वह है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय यजुर्वेद के ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान और सम्यक आचरण ही जैन धर्म के 3 रत्न हैं जिन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक आप सभी जानते हैं महावीर स्वामी रहे। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर भी पूछ लिए जाते हैं तो वे थे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 24वें थे महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थंकर या कहें कि जैन धर्म के प्रतिपादक कौन थे, तो वे थे ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था, या एक है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में।
प्रथम उपदेश भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ दिया था, तो ये दिया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। गौतम बुद्ध का अगर आपसे पूछा जाए कि असली नाम क्या था या बचपन का नाम उनका क्या था, तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था, सिद्धार्थ। त्रिपिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से, जिन्हें त्रिपिटक का नाम दिया जाता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, 8th पॉइंट कह रहा है देवनाम प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है, तो हम जानते हैं सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। इसने अपने अभिलेखों में देवनाम प्रिय नाम का शब्द का प्रयोग किया है अपने लिए, तो देवनाम प्रिय के नाम से सम्राट अशोक को ही जाना जाता है। 9th कह रहा है खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे, किसके दरबार के नवरत्नों में से थे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके नवरत्नों में से थे वराहमिहिर और कालिदास। वराहमिहिर थे कौन, खगोलविद थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, और कालिदास तो आप सभी जानते ही हैं, कवि थे। किसके दरबार के नवरत्नों में से थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे कालिदास और वराहमिहिर। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत का प्रारंभ 57 BC, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू किया गया विक्रम संवत, तो इसका उत्तर है विक्रम संवत किसके द्वारा शुरू किया गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। इसके साथ ही शक संवत अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, शक संवत अधिकतर पूछ लिया जाता है, 78 AD में शुरू हुआ। शक संवत कब शुरू हुआ, 78 AD में, ये आपको बिल्कुल ही याद रखना है। और किसके द्वारा शुरू किया गया, तो कनिष्क के द्वारा। शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया, कनिष्क के द्वारा। कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई 78 AD में। नेक्स्ट है गुप्त संवत कब शुरू हुआ, तो ये 319 AD में। गुप्त संवत कब शुरू हुआ, 319 AD में। गुप्त वंश के शासक, साम्राज्य के स्थापना जिन्होंने की, चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश की शुरुआत की 319 AD में। ऐहोल शिलालेख किससे संबंधित है, ऐहोल शिलालेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय की विजयों से। पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ऐहोल शिलालेख में। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया, ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया। हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, इस वजह से आप याद रख सकते हैं ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था, हर्षवर्धन के काल में। भारत का नेपोलियन या फिर कविराज किसे कहा जाता है, तो बहुत ही महान शासक रहे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन या फिर कविराज की उपाधि दी जाती है, भारत का नेपोलियन या फिर कविराज की। प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिशेन द्वारा जिसे रचा गया, इसमें किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है, और इसे किसके द्वारा लिखा गया है, हरिशेन के द्वारा, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया, तो आपसे पूछा गया कि जयचंद की मृत्यु किस जगह और कब हुई, तो 1194 के चंदावर के युद्ध में, जो किसके मध्य लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध 1194 में, इसमें जयचंद की मृत्यु हुई। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कब और किसने किया, भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अगर हम कहें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के द्वारा किया गया, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के द्वारा। कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो हमें ऐसा चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था विद्याधर, विद्याधर जो चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने, बख्तियार खिलजी, आपको मालूम होगा नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, बख्तियार खिलजी ने, और यही बंगाल एवं बिहार को जीता था। प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है, चाणक्य के द्वारा। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा रचित है, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित, राजनीति से संबंधित पुस्तक है, अधिकतर पूछ लिया जाता है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित पुस्तक है, और किसके द्वारा रचित है, चाणक्य के द्वारा। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। बुद्धचरित की रचना अश्वघोष, बुद्धचरित अश्वघोष। और अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, पाणिनि।
अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। और मालविकाग्निमित्रम की रचना कालिदास ने की है। मालविकाग्निमित्रम की रचना किसने की है? कालिदास ने। मृच्छकटिकम के रचयिता हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम शूद्रक। राजतरंगिणी कल्हड़, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णुधर शर्मा के द्वारा रची गई है पंचतंत्र। और हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र की रचना किसने की? बाणभट्ट के द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली या फिर नागानंद, ये तीनों नाटकों के नाम हैं जो किसके द्वारा रचे गए हैं? हर्षवर्धन के द्वारा। संस्कृत में रचे गए ये तीनों नाटक हैं। आपको 4 ऑप्शंस भी दे सकता है कि इसमें से कौन सा हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है या कौन से नाटक को हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है, और इनमें से कोई अलग ऑप्शन दे देगा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की है। किताब उन यामिनी किसने लिखी है? उत्वी ने लिखी है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। शाहनामा फिरदौसी। बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखी है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा है? जहांगीर। शुरुआत जरूर की है तुजुक ए जहांगीरी की जहांगीर ने, परंतु इसे पूर्ण किसने किया है? मौतबिंद खां ने। मौतबिंद खां को श्रेय जाता है इसे पूरा करने का। किसको? तुजुक ए जहांगीरी को, मौतबिंद खां को। और लास्ट है शाहजहां नामा किसने लिखी है? तो मोहम्मद ताहिर ने। शाहजहां नामा के रचयिता कौन है? मोहम्मद ताहिर। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछ रहा है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई है? 1872। किसके शासनकाल में? मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। कब? 1872, लॉर्ड मेयो के काल में। किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया? 23 हमसे पूछ रहा है। किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था? तो वह था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो था बेलगांव अधिवेशन। और कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में जो हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछली बार के पीईटी में पूछा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी अध्यक्षता उन्हें प्राप्त हुई थी परंतु छोड़ दी थी? त्रिपुरी वाली, जस्ट इसके बाद जो अधिवेशन हुआ था। और इससे पहले 1938 में जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन जो दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? कब से कब तक चला? यहाँ दिया गया है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह के आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च किया गया। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 28 कह रहा है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज किससे संबंधित है? ज्योतिबा फूले। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1929 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में भारत आया? क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? 1942। और उस टाइम कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में भारत आया? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1942 में। कैबिनेट मिशन किसके काल में भारत आया? कैबिनेट मिशन 1946, वेवेल के टाइम पर, वेवेल के काल में कैबिनेट मिशन भारत आया 1946। पहली जनगणना जैसे हमने पहले देखा 1872 में मेयो के काल में शुरू हुई और दशकीय आधार पर, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना भारत में कब शुरू हुई? रिपन के टाइम पर 1881 में। लॉर्ड रिपन के समय 1881 से दशकीय आधार पर भारत में जनगणना शुरू हुई। सिविल सेवा का जनक या फिर स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक या फिर स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। भारत में सहायक संधि किसने शुरू की, या भारत में सहायक संधि का जनक कौन है? तो यह है डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जनक डुप्ले। गदर पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? लाला हरदयाल के द्वारा। ये सभी आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी लाला हरदयाल के द्वारा। होम रूल लीग किसके द्वारा बनाई गई? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किसने किया? इसका गठन किया था रासबिहारी बोस ने। 1943 में इसको संगठित किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन रासबिहारी बोस, और संगठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। मित्र मेला किसके द्वारा शुरू किया गया? वीडी सावरकर। मित्र मेला की शुरुआत वीडी सावरकर। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों को किसने पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा पराजित किए गए थे अंग्रेज। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में। टीपू सुल्तान को ही शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए शेर ए मैसूर की उपाधि की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो टीपू सुल्तान को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। किसके मध्य? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इजी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। और चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए थे? तो वो प्रयागराज में। चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए? प्रयागराज में। हमारे क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपके प्रश्न समझ आए होंगे, बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न याद हो रहे होंगे और आपको ये प्रश्न पसंद भी आए होंगे। इनमें से जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं, कोई ना कोई आपकी आगामी परीक्षा में फंसने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अच्छे से तैयारियों में लगे रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अभ्यर्थियों को। धन्यवाद।